हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरल एस्ट्रो। आज हम बात करेंगे भावार्थ रत्नाकर का अध्याय 2 निर्धनता योग और श्लोक नंबर 3 और 4 के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम जानेंगे श्लोक नंबर 3 के बारे में, जिसकी संस्कृत स्लाइड मैंने आपके सामने रख दी है। उसके अंदर रामानुजाचार्य कहते हैं कि धनेशो व्ययराश्चोष्यात् व्ययेशे लग्नगे यदि मारक ग्रह संदष्टो निर्धनश्च भवेन्नरः। इसका मतलब यह है कि अगर धनेश व्यय स्थान के अंदर हो और व्ययेश लग्न के अंदर हो तो और दोनों मारक ग्रह के से दृष्ट हो, यानी दृष्टि करता हो कोई मारक ग्रह, तो जातक निर्धन होता है। मैं फिर से दोहराता हूँ। अगर मान लीजिए धनेश जो आपका है सेकंड हाउस का लॉर्ड है आपका, वो 12th हाउस में है और 12th हाउस का लॉर्ड है वो लग्न के अंदर है और दोनों मारक ग्रह के से दृष्ट है, यानी मारक ग्रह उन दोनों को देख रहा है, तो जातक निर्धन होता है। तो कुंडली के हिसाब से हम जानेंगे। ये मैंने मकर लग्न की कुंडली रखी है, उसके अंदर सेकंड हाउस का लॉर्ड हमारा जो होता है वो शनि है, वो 12वें स्थान के अंदर विराजमान है। और जो 12वें स्थान का मालिक है गुरु, वो लग्न स्थान के अंदर विराजमान है। अगर ये दोनों अगर व्यय स्थान अगर ये दोनों जो है हमारे वो मारक ग्रह से दृष्ट हो तो वो जातक जो होता है हमारा वो निर्धन होता है। अब नॉर्मली हम जानते हैं कि लग्न स्थान और वो भी एक धन स्थान ही कहलाता है, क्योंकि सबसे बड़ा धन आपका कौन क्या होता है कि हेल्थ होती है। तो हेल्थ आपकी कहाँ से देखी जाती है? आपका जो लग्नेश होता है या तो फिर लग्न स्थान होता है, उससे देखी जाती है। तो अगर लग्न स्थान या फिर लग्नेश ही आपका ठीक नहीं है तो आप तंदुरुस्त भी नहीं रह पाएंगे। व्यय लग्न के अंदर होने की वजह से आप फिजिकली आप हेल्दी नहीं रहेंगे और उसकी वजह से आप धन संचय भी नहीं कर पाएंगे, और वो धन संचय के हिसाब से भी आपका शुभ ग्रह नहीं माना जाता है, शुभ हो नहीं पा रहा है। और लग्न अगर धन स्थान के अंदर हो और व्यय स्थान के साथ संबंधित हो तो फिर वो दरिद्रता दिखाता है, क्योंकि लग्न स्थान और धन स्थान दोनों ही धन स्थान ही पैसों के बारे में ही आपको दिखाते हैं, और उसके ऊपर मारक ग्रह की दृष्टि है तो वो फिर ज्यादा आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है। मारक स्थान कौन कौन से होते हैं आपको पता ही है, सेकंड हाउस और 7वां हाउस मारक स्थान कहलाता है। और अगर मान लीजिए कोई कोई कुंडली में क्या होता है कि एक ग्रह की दो राशि होती है, आपको पता ही है, सिर्फ चंद्र और सूर्य को छोड़ के सारे ग्रह है उनकी दो दो राशियां हैं। तो एक ग्रह जो भी ग्रह एक साथ 3, 6, 8, 11 का स्वामी हो, यानी दो दो स्थान 3, 6, 8, 11 ये स्थान हमारे दो स्थान कहलाते हैं। उन दोनों में उन चारों में से किसी दो स्थान का स्वामी एक ही ग्रह हो और वो दो स्थान का स्वामी होता हो तो भी वो मारक ग्रह कहलाता है। तो देखिए आप अपने हिसाब से आप कुंडली में देख सकते हैं कि सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वो व्यय स्थान में बैठा हुआ है और व्यय स्थान का जो लॉर्ड है वो लग्न स्थान के अंदर बैठा है और दोनों के ऊपर मारक ग्रह की दृष्टि है, तो फिर वो जातक निर्धन होता है। अब बात करेंगे हम श्लोक नंबर 4 के बारे में। श्लोक नंबर 4 की संस्कृत स्लाइड मैंने आपके सामने रख दी है। उसके अंदर रामानुजाचार्य कहते हैं कि पंचमेशो रिपुश्चेद भाग्यशोरंद्रगो यदि वारक ग्रह संदष्टो निर्धनश्च भवेन्नरः। इसका मतलब यह है कि अगर पंचमेश रिपु भाव के अंदर हो, रिपु भाव यानी छठा स्थान हो, और भाग्य अष्टम स्थान के अंदर हो और उन दोनों के ऊपर भी मारक ग्रह की दृष्टि हो तो भी वो जातक निर्धन होता है। तो देखिए हमने जो अभी निर्धनता योग विचार जो चालू किया है उसके अंदर सारे जो श्लोक है वो निर्धनता के बारे में ही बताएंगे, और कैसी कैसी कंडीशन अगर हो आपकी कुंडली में तो निर्धनता हो सकती है उसके बारे में बताया है। तो देखिए इधर ऐसा कहा गया है कि फिफ्थ हाउस का जो लॉर्ड है वो छठे स्थान के अंदर विराजमान हो और भाग्य यानी 9वें स्थान का मालिक 8वें स्थान के अंदर विराजमान हो तो दरिद्र योग कहलाता है। और पंचमेश और उसके ऊपर भी मारक ग्रह की दृष्टि हो तो जातक निर्धनता योग होता है और निर्धन कहलाता है, निर्धन होता है। अब देखिए कुंडली के हिसाब से हम जानेंगे। इधर हमने मकर लग्न की कुंडली रखी है, उसके अंदर जो हमारा जो पांचवें स्थान का मालिक कौन सा है? शुक्र है। शुक्र छठे स्थान के अंदर विराजमान है और 9वें स्थान का मालिक यानी भाग्य स्थान का मालिक हमारा जो है वो बुध है और वो 8वें स्थान के अंदर विराजमान है।
अगर ऐसी कंडीशन आपकी कुंडली में बनती है तो वो निर्धनता योग होता है और वो दरिद्र योग भी होता है। क्योंकि देखिए आप कुंडली से आप काउंट करेंगे तो इधर से आप देखेंगे पांचवें हाउस का मालिक जो है हमारा वो छठे स्थान के अंदर विराजमान है, तो इधर सेकंड हाउस है। सेकंड हाउस के अंदर भी बैठा हुआ मालिक अच्छा माना नहीं जाता, और दूसरा कि ये दूर स्थान है तो वो भी अच्छी बात नहीं है। और जो हमारा ये भाग्य स्थान है उसी को काउंट करेंगे हम इधर से, तो 12वां स्थान कौन सा होता है, 8वां स्थान होता है, तो वो भी अच्छी बात नहीं है। तो ये दोनों कुंडली में ये दोनों सिचुएशन में दरिद्र योग होता ही है। और उसके ऊपर भी आप देख सकते हैं कि मारक ग्रह की दृष्टि हो तो वो जातक निर्धन कहलाता है, क्योंकि पंचमेश और नवमेश जो होते हैं हमारे वो धन स्थान होते हैं, लक्ष्मी स्थान होते हैं, और दोनों त्रिकोण स्थान है और अति शुभ स्थान है। दोनों के जो मालिक है वो गड्ढे में जाते हैं, यानी फिर जो दो स्थान के अंदर जाते हैं, अच्छे स्थान नहीं है उसके अंदर जाते हैं, तो वो धन का नाश सूचित करते हैं। और मारक ग्रह की दृष्टि उस योग को प्रबल बनाती है, क्योंकि देखिए ये ऐसी कंडीशन हो तो वो तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर मारक ग्रह की दृष्टि होती है तो वो और सिचुएशन खराब करती है। इसी वजह से रामानुजाचार्य ने ये कहा कि पंचमेश अगर छठे स्थान के अंदर हो और भाग्य आठवें स्थान के अंदर हो तो दरिद्र योग होता है, लेकिन उसके ऊपर भी अगर मारक ग्रह की दृष्टि हो तो वो जातक निर्धन कहलाता है। तो आज हमने देखा श्लोक नंबर 3। श्लोक नंबर 3 के अंदर हमने ये देखा कि सेकंड हाउस का लॉर्ड जो है हमारा वो व्यय स्थान के अंदर हो, व्यय स्थान का धन स्थान के अंदर हो, सॉरी व्यय स्थान व्यय लग्न के अंदर हो, तो वो दोनों के ऊपर मारक ग्रह की दृष्टि हो तो वो जातक निर्धन होता है। और फोर्थ श्लोक के अंदर हमने ये देखा कि पंचमेश अगर छठे स्थान में हो और भाग्य से अष्टम स्थान के अंदर हो तो वो दोनों के ऊपर मारक ग्रह की दृष्टि हो तो वो जातक निर्धन कहलाता है। तो आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू।